हेलो किड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल नीट एम्स बायोलॉजी बायोमेनिया। और बच्चों, मैं हूं आपकी बायो गुरु। आज हम करेंगे एनटीए का मॉक टेस्ट पेपर 12 बायोलॉजी का। पूरे 90 क्वेश्चन हम आज एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है बट पूरा देखिएगा, अदरवाइज आप कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ऐसी हैं जो मैंने लास्ट तक में वीडियो में क्वेश्चंस ऐसे थे जिनको मैंने कैलकुलेट करके निकाला है आपके सामने, तो वो आप मिस कर सकते हैं। तो इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्या कोई इंप्रूवमेंट मुझे करना चाहिए, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और ये भी बताइएगा क्या आपको ये वीडियो वाकई में हेल्पफुल आपके लिए रह रहे हैं या फिर नहीं। सो बच्चों, चलिए टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कहना चाहूंगी कि जो लॉकडाउन 5 का फेज अब जो आ गया है, या फिर आप कह सकते हैं कि अनलॉक 1, तो अब जो है बहुत सारी चीजें हैं, होटल्स हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, बहुत सारी चीजें हैं। कुछ आगे चल करके थोड़ा सा डेट के बाद में इंस्टीट्यूट्स भी आ जाएंगे इस कैटेगरी में। तो ये सब चीजें अब ओपन हो रही हैं। अपने दिमाग से ये चीज बिल्कुल भी निकाल दीजिए कि 26 जुलाई को आपका एग्जाम नहीं हो सकता है। आप बिल्कुल मान के चलिए कि आपका एग्जाम 26 जुलाई को हो सकता है, क्योंकि ये सारी चीजें भी देखिए अब ओपन होने लगी हैं। तो धीरे धीरे जो है सारी चीजें नॉर्मल कंडीशन में आने की कोशिश में। हालांकि कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं अभी भी, बट इन चीजों को ओपन कर दिया गया है। अब इसका रिजल्ट क्या आता है ये तो हमें बाद में ही पता चल पाएगा। और जो मेन डिसीजन होगा एनटीए का इसको लेकर के, आपके एग्जाम्स को लेकर के, वो हमें लास्ट मोमेंट पे ही पता चल पाएगा। इसलिए दिमाग में बिल्कुल ये मत रखिए अपने कि आपका एग्जाम जो है वो आगे पोस्टपोन हो जाएगा। ठीक है, ये फाइनल है आपका कि 26 जुलाई को एग्जाम होना है। और यही आपके दिमाग में होना चाहिए कि हमें उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी है, उसी के पहले हमें अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सीरियस होकर के पढ़ाई करिए कि 26 जुलाई अपने कमरे में डेट चिपका लीजिए कि आपके दिमाग में वही होना चाहिए कि 26 जुलाई को आपका एग्जाम है। क्लियर? चलिए अब स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं थैंक यू कहना चाहूंगी उन बच्चों को जिन लोगों को ये वीडियो हेल्प कर रहे हैं और वो कमेंट सेक्शन में मुझे बता रहे हैं कि मैम दे आर रियली हेल्पफुल। और दूसरी चीज मैं एक और कहना चाहूंगी कि कुछ बच्चों को थोड़ा स्पीड ज्यादा लग रही है मेरे बोलने की, तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि इतनी स्पीड रखूं कि आप लोगों को आसानी से चीजें समझ में आ जाए। बट फिर भी अगर आपको लगता है कि स्पीड ज्यादा है तो आप यूट्यूब फीचर वहां पे है एक, जिसमें आप स्पीड को घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। तो जैसा आपको सुटेबल जहां पे लगे आप वहां पे उसको उस अकॉर्डिंग चेंज करके वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ओके चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ में। Natural parthenogenesis occurs in frog to form female, honeybee to produce drones, cockroach grapes। पार्थेनोजेनेसिस से रिलेटेड एक क्वेश्चन कल आया था और वो था बनाना पे था। मुझे याद है उसमें वो पूछा गया था कि बर्ड है कि क्या है। तो ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था, पूरा नहीं रिपीट करूंगी। आज का क्वेश्चन देखते हैं कि नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस occurs in frog to form female, honeybee to produce drones, cockroach grapes। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन आपका बच्चों दिख गया होगा आप लोगों को कि बी ऑप्शन करेक्ट होगा। डेफिनेशन बताती हूँ पार्थेनोजेनेसिस की, that it is the type of a asexual reproduction in which an unfertilized egg develops into an adult animal. The adult is typically haploid. Parthenogenesis is common among insects, especially honeybees and wasps. याद रखिएगा, and crustaceans. It also occurs among some other invertebrates and vertebrate groups, including some species of nematodes, gastropods, fishes, amphibians, and reptiles. Clear? Let's move towards the next question. Select the incorrect match. काफी लंबे ऑप्शंस हैं बट इजी है क्वेश्चन। Seminiferous tubules, each lobule contain 1 to 3 highly coiled seminiferous tubules in which sperms are produced. These open into the vasa efferentia through rete testis। कल इसका एक डायग्रामेटिक क्वेश्चन था, कुछ इससे मिलता जुलता था, तो ये पॉइंट वैसे सही है आपका। एंड फेलोपियन ट्यूब के बारे में बता रहा है कि द फेलोपियन ट्यूब इज अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ ईच ओवरी टू द यूट्रस। द ओविडक्ट्स, फेलोपियन ट्यूब्स, यूट्रस एंड वेजाइना कॉन्स्टिट्यूट द फीमेल एक्सेसरी डक्ट्स। सी है आपका सीमेन, ये भी आपका करेक्ट है बच्चों ऑप्शन। एंड सीमेन के बारे में क्या बता रहा है, एटलीस्ट 60% स्पर्म्स मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड आर फॉर एटलीस्ट 40% ऑफ देम मस्ट शो वाइग्रस मोटिलिटी। ये भी क्वेश्चन था कल या परसों के पेपर में था। The seminal plasma along with the sperms constitute the semen। तो ये भी करेक्ट था ना कि 60% शायद उसमें पूछा गया था। एंड डी ऑप्शन है आपका सेकेंडरी ओवेरियन फॉलिकल। Primary follicles get surrounded by more layers of granulosa cells to become secondary follicles. In the secondary ovarian follicle, the theca layer is organized into an inner theca interna and outer theca externa। यही आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा क्योंकि ये इनकरेक्ट मैच है बच्चों। क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट एक्टिव इम्यूनिटी एक्सेप्ट इट इज, पहले तो देख लेते हैं कि एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है एक्चुअल में, तो आपको शायद थोड़ा सा समझ में आए। तो ये एक वैसी इम्यूनिटी होती है दैट डेवलप्स आफ्टर द एक्सपोजर टू अ डिजीज कॉजिंग इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और अदर फॉरेन सब्सटेंस सच एज फॉलोइंग इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन, या तो वैक्सीनेशन के थ्रू हो रहा हो या फिर खुद उसको इन्फेक्शन हो रहा हो तो जो आपकी बॉडी में जनरेट हो रही है, तो दैट इज द एक्चुअली एक्टिव इम्यूनिटी। सो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस हैं। इट इज स्लो एंड टेक्स टाइम टू गिव इट्स फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स, मेमोरी सेल्स आर फॉर्म्ड, antibodies are not formed during primary response, and D is the exposure of antigen is prerequisite for the development of active immunity। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि it is developed when a host is exposed to antigen, living or dead microbes या फिर उससे related protein, and antibodies are produced in the host body। ठीक है, both in primary and secondary immune response। active immunity जो होती है बच्चों ये slow होती है और time लेती है अपना full effective response दिखाने के लिए। So it can be developed by infecting the microbes or by the natural entry of infectious organism into the body। और आपके लिए बेस्ट एग्जांपल है जो वैक्सीनेशन होते हैं, इम्यूनाइजेशन हो सकते हैं, तो ये चीजें जो है आपकी इसके बेस्ट एग्जांपल है। तो उस हिसाब से जो आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा, मिल गया होगा आपको मेरे सेंटेंस में कि ये इसको टाइम लगता है अपना फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स दिखाने के लिए। सो ये ऑप्शन इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वेराइटी इज रेजिस्टेंट टू व्हाइट रस्ट। याद रखने वाली चीज है, ऑप्शन है आपके पास है परवानी क्रांति, हिमगिरी, पूसा कोमल या फिर करण राय। तो करण जी जो है यहाँ पे वो करेक्ट ऑप्शन है आपका, करण राय जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। इनका एक और नाम है, नाम इनका क्या है बच्चों, पूसा स्वर्णिम। ओके, करण राय का ये दूसरा घर का नाम है। तो यहाँ पे देखिए मैंने उनको बता भी दिया है, और ये ब्रासिका की वैरायटी होती है। ठीक है, और ये रेजिस्टेंट होती है किसके लिए, व्हाइट रस्ट के लिए। क्लियर, याद रहेंगे ना करण राय आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आउट ब्रीडिंग इज द ब्रीडिंग ऑफ अनरिलेटेड एनिमल्स टू इंक्लूड्स इन ब्रीडिंग ओनली, इन ब्रीडिंग एंड प्लस क्रॉस ब्रीडिंग, आउट क्रॉसिंग प्लस क्रॉस ब्रीडिंग, आउट क्रॉसिंग प्लस क्रॉस ब्रीडिंग प्लस इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको प्रोसेस ही बता दी है कि दैट आउट क्रॉसिंग और आउट ब्रीडिंग is the technique of crossing between different breeds with no common ancestors। कोई भी common ancestor नहीं होने चाहिए उनके बीच में, बिल्कुल different breeds होनी चाहिए। And this is the practice of introducing unrelated genetic material into a breeding line। It increases genetic diversity, अलग से highlight किया है, thus reducing the probability of an individual being subject to disease or genetic abnormalities। तो इस हिसाब से जो आपका यहाँ पे correct option होना चाहिए बच्चों, वो क्या होना चाहिए, आप लोगों को क्या लग रहा है? आउट ब्रीडिंग और क्रॉस ब्रीडिंग दिख रहा होगा आप लोगों को, या इन ब्रीडिंग प्लस क्रॉस ब्रीडिंग दिख रहा होगा। लेकिन यहाँ एक और प्रोसेस है, वो है आपकी इंट्रास्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। ये देखिए यहाँ पे दे रखा है, तो इसको भी समझ लेते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंटरब्रीडिंग बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन और जेनेटिकली डाइवर्जेंट इंडिविजुअल्स फ्रॉम द सेम स्पीशीज, तो ये भी इसमें इंक्लूड होती है। तो उस हिसाब से आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों, आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग एंड इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट माइक्रोब्स आर यूज्ड। प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, टर्शियरी या फिर ऑल ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन है बच्चों आपका यहाँ पे सेकेंडरी ट्रीटमेंट। क्यों? क्योंकि जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होती है प्रोसेस, उसमें फिजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, जिसमें आपका सिर्फ फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है और सेडिमेंटेशन की प्रोसेस होती है। उसके बाद में आपका सेकेंडरी ट्रीटमेंट आता है, जिसमें कि हम उसको माइक्रोब्स यूज करके उससे ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बच्चों, व्हाट इज इंजर्शनल इनएक्टिवेशन। तो इंजर्शनल इनएक्टिवेशन क्या ऑप्शंस हैं आपके पास में, इनएक्टिवेशन ऑफ द होस्ट सेल, inactivation of plasmid, inactivation of the gene for the synthesis of the enzyme and inactivation of the origin site, यानी कि origin of replication site, ORI site। तो देखिए थोड़ा मैंने यहाँ डेफिनेशन दी है, that insertional inactivation is a technique used in recombinant DNA engineering where a plasmid such as PBR322 is used to disable expression of gene। ठीक है, अब वो कैसे उसको डिसेबल करता है, सपोज दैट ये एक हमारे पास में था
प्लाज्मिड राउंड होते हैं ना, ठीक है। मैं इसको लीनियर में दिखा रही हूँ। हमारे पास में ये जीन था एक TUA, सपोज दैट ये कोडिंग सीक्वेंस था और ये किसी पर्टिकुलर ए प्रोटीन को बना रहा था। तो ये यहाँ पे अगर हम कोई एक दूसरा इंसर्ट करा दे न्यूक्लियोटाइड तो क्या होगा, यहाँ पे सपोज दैट हमने C करा दिया इंसर्ट, तो क्या हुआ, अब यहाँ पे TUC आ गया, तो क्या अभी ए प्रोटीन बना पाएगा, नहीं बना पाएगा। तो यही चीज यहाँ पे होती है। तो देखिए यहाँ लिखा भी है कि दैट द इनएक्टिवेशन ऑफ जीन बाय इंसर्टिंग अ फ्रेगमेंट ऑफ DNA इनटू द मिडिल ऑफ इट्स कोडिंग सीक्वेंस। यहाँ तो मैंने एक ही दिखाया था आपको, यहाँ पे आप फ्रेगमेंट भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, तो वो उस पर्टिकुलर जो प्रोटीन बना रहा होगा वो जीन उसको क्या करेगा, स्टॉप कर देगा, ठीक। तो इस हिसाब से आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज द इनएक्टिवेशन ऑफ द जीन फॉर द सिंथेसिस ऑफ द एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ELISA इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन, एंटीजन एंटीजन इंट्रैक्शन, एंटीबॉडी एंटीबॉडी इंट्रैक्शन या नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ए, एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द टर्म निश ऑफ अ स्पीशीज इज रिफर्स टू स्पेसिफिक प्लेस, एंड जो बी ऑप्शन है आपका, द स्पेसिफिक प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स एंड द रोल इट प्लेस, जैसे वो रहता है और सारे वो काम करता है जो उसके होते हैं। कॉम्पिटिटिव पावर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो सीधे सीधे दिख रहा है कि बी ऑप्शन ही आपका करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक स्पीशीज इन एन एरिया कैन हैव deleterious effects on biological communities by options you are having: displacing native species, preying on native species, competing with native species for food shelter, all of the above। जब भी कोई बाहर से एक्सोटिक स्पीशीज अंदर अगर आएगी तो उसको हर तरह की फाइट करनी पड़ेगी, चाहे वो उसको नेटिव स्पीशीज जो वहां पे पहले से हैं उनको रिप्लेस के लिए हो, या उसको स्टे के लिए चाहिए हो, शेल्टर के लिए चाहिए हो, या उसको अपने फूड के लिए चाहिए हो, यानी कि प्रेइंग के लिए भी चाहिए हो, तो हर एक चीज में उसको उनसे कंपटीशन होगा। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन बच्चों करेक्ट होगा, यानी कि ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिजल्ट इन कल्चरल यूट्रोफिकेशन। ऑप्शंस क्या है आपके पास में, इट इज द नेचुरल एजिंग ऑफ लेक बाय न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट ऑफ इट्स वाटर। बी ऑप्शन है आपका, इट इज कॉज्ड ड्यू टू पॉल्यूटेंट्स अराइजिंग एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन activities like effluents from the industries and homes. C option है, it is caused due to the release of organic nutrients and it is caused due to the release of heated effluents। तो यहाँ जो आपका B option है बच्चों वो करेक्ट होगा, that it is caused due to pollutants arising as a result of human activities like effluents from the industries and homes। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस, सीवेज ट्रीटमेंट पे दूसरा क्वेश्चन है इस पेपर पे, विद इन अ नेचुरल सिस्टम। तो ऑप्शन है आपके पास में, द सिस्टम क्रिएटेड बाय रमेश चंद्र डागर एंड झूम कल्टिवेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ पॉली ब्लेंड एंड फ्रेंड्स ऑफ अर्काटा मार्श फोम, जिसे कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो यहाँ बच्चों डी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा आपका, जिन्होंने पढ़ा होगा इस चीज को करेक्ट होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है पहली बार पढ़ रहे हैं तो उन्हें आज वो हमेशा के लिए याद हो जाएगा, क्योंकि मैं उन्हें डायग्राम दिखा दूंगी कि वो कहाँ पे है और कैसा है। ये देखिए यहाँ पे इसकी पिक्चर है, ये दिखने में ऐसा लगता है, और ये देखिए इसके पूरे नेम्स भी मैंने लेबलिंग्स भी शो कर दी हैं कि कहाँ पे कौन सी प्रोसेस होती है। दैट दिस इज द एनहांसमेंट वेटलैंड्स, ये हेडवर्क्स एंड क्लैरिफायर वाला रीजन है, ये डिसइंफेक्शन है, ये डिस्चार्ज है, ये पूरा ग्रुप है एक, है ना। तो ये इस पर्टिकुलर काम को करता है और उस ग्रुप को क्या कहा जाता है, फ्रेंड्स ऑफ अर्काटा मार्श, ठीक है, फोम जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ वेटलैंड्स एंड दिस इज द ऑक्सीडेशन पॉन्ड्स। आई होप कि आपको ये याद हो गया होगा, या जिन्होंने पढ़ा होगा पहले तो उन्होंने ये डायग्राम देखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन शोन इन द गिवन डायग्राम। आंसर तो इसका क्या होगा बच्चों, आप बता सकते हैं क्या, देख करके ही लग रहा है कि क्या है, फ्री सेंट्रल होगा। बाकी सारे प्रेजेंटेशंस भी आपको रिवाइज करा देती हूँ, एक डायग्राम दिखाती हूँ, सारे के सारे रिवाइज हो जाएंगे। ये देखिए मार्जिन पे है, दैट इज द मार्जिनल, ये आपका पैराइटल है, ये आपका क्या हो गया, फ्री सेंट्रल जो भी क्वेश्चन में आया है। ये देखिए बेस पे है तो बेसल हो गया, दिस इज द एक्साइल एंड दिस इज ऑल्सो फ्री सेंट्रल में आ जाएगा। ओके, सो अब आप देखिए आगे चल करके अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द प्लाज्मिड्स प्रेजेंट इन द बैक्टीरियल सेल्स। प्लाज्मिड क्या होते हैं, अगर किसी बच्चे को नहीं पता है तो मैंने देखिए यहाँ पे बैक्टीरियल सेल के अंदर प्लाज्मिड दिखा दिया है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, सर्कुलर होते हैं और डबल स्ट्रैंडेड होते हैं। ऑप्शंस देखते हैं, दे आर सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल डीएनए मॉलिक्यूल्स। बी ऑप्शन सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल आरएनए मॉलिक्यूल्स,
लीनियर डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल आरएनए मॉलिक्यूल्स, लीनियर डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल डीएनए मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ ए ऑप्शन आपका क्या है बच्चों, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इवोल्यूशनरी कॉम्प्लेक्सिटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एडवांस्ड, क्लेमाइडोमोनास, फ्यूनेरिया, सिलाजिनेला या फिर पाइनस। तो यहाँ पाइनस जो है ये आपका मोस्ट एडवांस माना जाता है, क्योंकि पाइनस जो है वो आपका एक जिम्नोस्पर्म है और मोस्ट एडवांस्ड है इन कंपैरिजन टू द एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, स्यूडोपोडिया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आर फाउंड इन एंड हेल्प इन। स्यूडोपोडिया किस में प्रेजेंट होते हैं, अमीबा में प्रेजेंट होते हैं, किस में हेल्प करते हैं उसकी, बताइए, फैगोसाइटोसिस में करते हैं ना हेल्प उसकी, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या वो स्विमिंग में हेल्प करते हैं उसकी, नहीं ना, तो हेल्प कर रहे हैं आपकी फैगोसाइटोसिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17, सो 17 क्वेश्चंस कहता है हमारा कि फाइलम दे रखा है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। फाइलम है एस्केलमेंथीज, इकाइनोडर्म्स एंड प्लेटीहेलमेंथीज एंड एनेलिडा। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डाइजेस्टिव, सब में आपको ए बी सी डी आपको बताना है मेनली। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए बी सी एंड डी। चलिए देखते हैं एस्केलमेंथीज जो होते हैं, क्या उनमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम होता है ना बच्चों। तो ऑर्गन सिस्टम वाले हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं, एक ये हो गया, ये वाला हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। अब आता है इकाइनोडर्म्स में, ऑर्गन सिस्टम तो हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है इसमें कि नहीं होता है कंप्लीट, बताइए बच्चों। कंप्लीट होता है इसमें, कैसे बताएंगे आप लोग जस्ट किडिंग। एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका प्लेटीहेलमेंथीज में यानी कि सी, तो क्या प्रेजेंट होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, नहीं होता है ना, तो यहाँ पे सी एब्सेंट, तो ठीक है, आपका बी ऑप्शन ही निकल करके आ रहा है बच्चों। लास्ट वाला भी देख लेते हैं, एनेलिडा में भी क्या रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, नहीं होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट करेक्टली रिप्रेजेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली लिलिएसी। डायग्राम दिखाती हूँ आपको मैं लिलिएसी का कि क्या होता है। ये देखिए लिलिएसी का मैंने पूरा डायग्राम दे दिया है, पूरा डिस्क्रिप्शन भी दे दिया है। अब तो ये क्वेश्चन आपसे हो ही जाएगा, अगर ये क्वेश्चन आपका इस पॉइंट पे आए या किसी और पॉइंट पे भी आए तो भी हो जाएगा। Liliaceae or lily family is an economically important family of monocotyledonous flowering plants. Allium is a genus of species of flowering plants belonging to family Liliaceae. In Liliaceae, the gynoecium is tricarpellary, syncarpous यानी कि carpus fuse होते हैं, ovary superior and trilocular with two ovule and axile placentation. किसमें है ये सब कुछ, tricarpellary एंड ट्राइकार्परी, तो डी ऑप्शन तो चला गया पहले ही कि बाई तो हो नहीं सकता। इन तीन में देखते हैं फिर, ट्राइलॉकुलर, तो ट्राइलॉकुलर आपके तीनों में है, तो ये भी तीन अभी सही है। एक्साइल, पैराइटल एक्साइल, तो ये भी आपका चला गया, बी वाला भी एक्साइल और एक्साइल तो इसमें है प्लेसेंटेशन। फिर जाइगोमॉर्फिक होता है कि एक्टिनोमॉर्फिक होता है, कुछ गेस कर सकते हैं आप क्या इसमें, आपका यहाँ पे एक्टिनोमॉर्फिक होता है बच्चों, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे डायग्राम देख करके रिवाइज भी कर सकते हैं इस टाइम पे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ टीएस ऑफ यंग डाइकॉट स्टेम इज स्टेन्ड विद आयोडीन सॉल्यूशन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजन विल बी स्टेन्ड डार्क ब्लू। तो जो स्टेन होता है वो रीजन स्टेन होगा बच्चों जहां पे क्या प्रेजेंट होगी, स्टार्च प्रेजेंट होगी, ठीक। तो यहाँ पे जो स्टार्च प्रेजेंट होती है वो आपके एंडोडर्मिस रीजन में प्रेजेंट होती है, तो इसलिए आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, इन पेरीप्लेनाटा अमेरिकाना द वेंट्रल स्क्लेराइड इज कॉल्ड प्लूराइट, क्लाइटेलम, स्टर्नाइट, टर्जाइट। स्टर्नाइट होता है बच्चों, सी ऑप्शन है यहाँ पे आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच, ब्लड ग्रुप ए एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा। इनकरेक्ट पूछ रहा है आपसे। प्लेटलेट्स क्या होती है, मेगा कैरियोसाइट सेल्स दैट फ्रेगमेंट टू प्रोड्यूस प्लेटलेट्स, ये तो सही है। लिम्फोसाइट जो होती है 20 to 25% होती है परसेंटेज अमंग डब्ल्यूबीसीज। ग्रैन्युलोसाइट्स में ईओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। जो ब्लड ग्रुप ए होता है उसमें क्या एंटीबॉडी ए होती है, नहीं होती है ना, तो यहाँ पे आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट यही और यही आपका करेक्ट ऑप्शन है। बाकी मैंने यहाँ पे एक चार्ट भी देखिए आपको शो कर दिया है जिसमें सबके ब्लड ग्रुप के एंटीजेंस भी बता दिए हैं, एंटीबॉडी भी बता दिए हैं और इसके जीनोटाइप्स भी बता दिए हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा और आपको याद भी रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस कैन बी करेक्टली कोरिलेटेड विद लूप ऑफ हेनले। हेनले लूप पे डेली क्वेश्चन आ रहा है। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ नियरली ऑल ऑफ द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, रीअब्जॉर्प्शन इन दिस सेगमेंट इज मिनिमम। क्या मिनिमम होता है इसमें,
नहीं ना, काफी हो जाता है। एंड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोलैरिटी ऑफ मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम। तो यहाँ पे आपसे पहली चीज तो क्या पूछ रहा है, करेक्टली कोरिलेटेड विद द किससे, लूप ऑफ हेनले से पूछ रहा है। तो इसमें जो मेन आपके जो रोल कर रहे हैं वो आपका एक तो ये सी वाला पॉइंट है, देखिए सिग्निफिकेंट रोल ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोलैरिटी एंड मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो ये वाला इससे मैच कर रहा है क्योंकि ये पूरा 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो है और वाटर इतना तो नहीं करता है रीअब्जॉर्प्शन, है ना। तो यहाँ पे कुछ एक लेवल है, लेवल ऑफ एक्सटेंट तक ही सिर्फ होता है रीअब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पे जो आपका दूसरा सेंटेंस बच्चों सही होगा वो क्या होगा, आपका बी ऑप्शन जो है, रीअब्जॉर्प्शन इन दिस सेगमेंट इज मिनिमम। ठीक है, तो बी ऑप्शन और सी ऑप्शन जो है वो, सॉरी बी और सी स्टेटमेंट्स जो है आपके वो करेक्ट हैं। तो उस हिसाब से आपके कितने करेक्ट हो गए बच्चों, 2 है आपके करेक्ट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंजाइम दैट कैटलाइजेस द डाइजेशन ऑफ फूड बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ एंजाइम्स, ट्रांसफरेजेस, हाइड्रोलेजेस, लाइएजेस, लाइगेजेस। नो, हाइड्रोलेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर द स्टेजेस ऑफ सेल साइकिल सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आपके पास में एक क्रोमोसोम इज अरेंज्ड एट द इक्वेटर मेटाफेज, मेटाफेज का डायग्राम देखिए। बी सेंट्रोमियर स्प्लिट्स एंड क्रोमेटिड्स आर सेपरेटेड एनाफेज, एनाफेज का डायग्राम देखिए। एंड द पेयरिंग बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स टेक्स प्लेस जाइगोटीन, और देखिए आप जाइगोटीन का डायग्राम देखिए। अब आप बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका सही हो सकता है। तो आपका जो आप यहाँ पे आपसे पहले ध्यान रखिएगा कि कौन सा पूछ रहा है, करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है ना, करेक्ट इनमें से कौन से हैं, इनकरेक्ट नहीं पूछ रहा है। तो अरेंज है ना मेटाफेज पे, देखिए इक्वेटर पे, ठीक है। एंड यानी कि ए वाला आपका सही हो गया। सेंट्रोमियर स्प्लिट्स एंड क्रोमेटिड्स आर सेपरेटेड, सेंट्रोमियर क्या स्प्लिट हो गया यहाँ पे से, और क्रोमेटिड्स क्या सेपरेट हो गए हैं यहाँ पे एनाफेज फर्स्ट में। ध्यान रखिएगा एनाफेज फर्स्ट कह रहा है, ठीक है, नहीं हुए ना, तो यानी कि बी वाला आपका रॉन्ग हो गया। द पेयरिंग बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम टेक्स प्लेस जाइगोटीन, हो रही है पेयरिंग, देखिए सीधे मैंने आपको पेयरिंग वाला ही डायग्राम दिखाया है। तो यहाँ पे देखिए हो रही है ना, तो यानी कि सी वाला करेक्ट है। तो ए एंड सी आर करेक्ट हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, lowering in magnitude of water potential due to dissolution of solute is called solute potential, pressure potential, Turger pressure, suction pressure। चारों बता दूंगी आपको डेफिनेशन, चारों में से कहीं से भी घुमा करके क्वेश्चन आएगा तो आप उसको अटेम्प्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं हम सोल्यूट पोटेंशियल, आंसर तो हम बाद में फाइंड आउट करेंगे, पहले हम चारों डेफिनेशन देखेंगे कि क्या है। सोल्यूट पोटेंशियल को किससे प्रेजेंट करते हैं, साइएस से, द कंपोनेंट ऑफ द वाटर पोटेंशियल दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल्स एंड इट ऑलवेज हैज अ नेगेटिव वैल्यू एज सोल्यूट लोअर द वाटर पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम। क्लियर। नेक्स्ट है आपका प्रेशर पोटेंशियल, क्या होता है, प्रेशर पोटेंशियल इज अ कंपोनेंट ऑफ वाटर पोटेंशियल इन अ सेल। Pressure potential is due to the hydrostatic pressure exerted on the water present in a cell. Clear? Next आपका आता है Turger pressure. तो Turger pressure is the force within the cell that pushes the plasma membrane against the cell wall. So it is also called as hydrostatic pressure भी कहा जाता है। तो दोनों में से किसी नाम से भी पूछे आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपसे है सक्शन प्रेशर, तो नाम से पता चल रहा है, आपको पता भी होगा लेकिन फिर भी मैंने बता दिया है कि that is the force that a partial vacuum exerts upon solid, liquid और gas। तो अब देखिए आपका क्वेश्चन में क्या था, lowering in magnitude of water potential due to dissolution of a solute is called solute potential symbol। The component of water potential is due to the presence of solute molecules. It always has a negative value as solute lower the water potential। ये देखिए आपको मिल गई आपकी लाइन, यहाँ पे भी देखिए वो उसको क्या कर रहा था, लोअर कर रहा था। तो यहाँ आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ए ऑप्शन। ठीक है, अब इस एक क्वेश्चन से आप कई सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बच्चों, एक्सेस ऑफ मैंगनीज इंड्यूसेस अ डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम या फिर ऑल ऑफ दीज। तो मैग्नीशियम जो है वो कंपीट करता है बच्चों आयरन के साथ में, एंड मैग्नीशियम फॉर अपटेक एंड विद मैग्नीशियम फॉर बाइंडिंग विद द एंजाइम। एक्सेस ऑफ मैग्नीज में इंड्यूस डेफिशिएंसीज ऑफ आयरन भी करता है, मैग्नीशियम की भी करता है एंड कैल्शियम की भी करता है। तो यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा बच्चों वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27 नंबर, रीजेनरेशन ऑफ 6 RuBP इन C3 साइकिल रिक्वायर्स। पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया है, आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा, 6 ATP होगा। बाकी मैं आपको ये बता भी देती हूँ कि दैट इन द मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट्स
The first stable intermediate of carbon dioxide reduction is a 3-carbon compound. In C3 cycle, the initial carboxylation is brought about by Rubisco, which carboxylates ribulose 1,5 bisphosphate RuBP into phosphoglyceric acid. The phosphoglyceric acid is later on reduced to phosphoglyceraldehyde, which is used to synthesize sugars and recycle RuBP. During C3 cycle, 3 ATP molecules and 2 NADPH2 molecules are used per carbon dioxide fix. 1 ATP molecules are used up for regeneration of RuBP, thus for a molecule of glucose. 6 carbon dioxide molecules need to be fixed and 6 ATP molecules will be required for regenerating RuBP. तो यहाँ आपका बी ऑप्शन करेक्ट है. आई डोंट थिंक कि अब किसी को भी डाउट होगा, पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे अवेलेबल है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बच्चों, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको. साइटोक्रोम्स आर फाउंड इन क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, वहां पे तो प्रेजेंट होते हैं, करेक्ट है ये. आफ्टर ग्लाइकोलिसिस फेट ऑफ ग्लूकोज इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स इज रिडक्शन, ये इनकरेक्ट है, पहले ही पता चल गया. नेट गेन ऑफ एटीपी इन एरोबिक रिस्पिरेशन इज 36 एटीपी, ये भी थोड़ा सा मुझे करेक्ट नहीं लग रहा है, क्योंकि जो एकदम एग्जैक्ट रिसर्च के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो वो 32 के अराउंड आता है. बट अगर हम मोस्ट स्ट्रॉन्ग की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन ही होगा बच्चों, ठीक है. और ये आपका क्रेब साइकिल में होता है, ये देख लीजिए क्रेब साइकिल है. FAD आयन जो है यहाँ पे देखिए ये रिड्यूस होकर के FADH2 हो रहा है, ठीक है. तो बाकी तो आपके करेक्ट में आ जाएंगे और ये डी ऑप्शन जो है, सॉरी बी ऑप्शन जो है वो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट है आपका सेल वॉल थिकनिंग, प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन एंड फंक्शनल स्पेशलाइजेशन आर ऑब्जर्व्ड इन विच फेज ऑफ ग्रोथ. फेज ऑफ सेल डिवीजन, फेज ऑफ इलोंगेशन, फेज ऑफ मैचुरेशन, फेज ऑफ ग्रोथ. तो फेज ऑफ मैचुरेशन में ऐसा होता है. नेक्स्ट है आपका डाइजेशन इज कंसीडर्ड कंप्लीट व्हेन द सबस्ट्रेट इज ब्रोकन इनटू अ फॉर्म दैट इज स्मॉलर, मैस्टिकेटेड, मिक्स्ड विद गैस्ट्रिक जूस या फिर एब्जॉर्बेबल. यस, जब तक वो पूरा इस लेवल पे ना पहुंच जाए कि उसको इजिली एब्जॉर्ब किया जा सके, तब तक आप नहीं कह सकते हैं कि वो परफेक्टली ब्रोकन है, ठीक है. तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन बच्चों करेक्ट होगा. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, What will be the additional volume of air that a person can expire by a forcible expiration? याद रखिए सब वैल्यूज जो होती हैं ये 1000 से 1100 के बीच में होती है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, which of the following statement is incorrect? Each Malpighian tubulin cockroach is lined by glandular and ciliated cells. तो ये करेक्ट है, सही है ये, है ना. और इनकरेक्ट पूछ रहा है, most of the species of cockroach are of no economical importance. तो ये क्या आपका करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है कॉकरोच की कोई? नहीं है ना. तो अगर होती तो क्या सब लोग अपने घर के कॉकरोचेस को मारते? नहीं मारते ना, उनको बचा के रखते. सो यहाँ पे यानी कि ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है और ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. फिर आता है फैट बॉडीज इन कॉकरोच प्ले एन रोल इन रिप्रोडक्शन, नहीं, स्टोरेज होता है. एंड द कॉकरोच इज अमिनोटेलिक इन द रेनी सीजन, नहीं, ये यूरिकोटेलिक होते हैं ना बच्चों. तो यहाँ पे आपका जो कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है, दैट इज द थर्ड एंड फोर्थ. कहाँ है थर्ड एंड फोर्थ? सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, न्यूक्लियोलस यूजुअली एसोसिएट्स विद क्रोमैटिन या फिर कह सकते हैं क्रोमोसोम्स एट अ स्पेसिफिक साइट. न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन, क्रोमोसोम, न्यूक्लियोप्लाज्म या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन है आपका बच्चों NOR, दैट इज न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स कैन बी लोकेटेड इन CNS एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम, CNS एंड ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, CNS या फिर ऑटोनॉमस एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम. तो ये आपका यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों, दैट इज द डी ऑप्शन, दैट इज ऑटोनॉमस एंड सोमैटिक न्यूरल सिस्टम. ओके, ये क्योंकि यहाँ पे वो माइलिनेटेड सॉरी नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स की बात कर रहा है. ओके, ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट है आपका, some cells in testis secretes testosterone and the hormone stimulating such cells are released in blood by seminal vesicle, testis itself and hypothalamus and anterior pituitary. तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन आपका anterior pituitary है, क्योंकि ये रिलीज करती है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो कि आपका स्टिमुलेट करता है आगे चल करके किधर, इसके सेक्रीशन के लिए उसको एक्टिव करता है जिससे कि ये टेस्टोस्टेरोन सेक्रीट होता है. तो यहाँ आपका डी ऑप्शन जो होगा बच्चों वो करेक्ट होगा. क्लियर. नेक्स्ट आपका क्या क्वेश्चन है, silencing of a gene could be achieved through the use of RNAi only, antisense RNA only, both RNAi and antisense RNA या फिर single stranded DNA only. तो both होगा आपका यहाँ पे, both RNAi and antisense RNA. Clear. So C option is correct here.
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द रोल ऑफ जर्मपोर इन पॉलन ग्रेन? इमर्जेंस ऑफ पॉलन ट्यूब, इमर्जेंस ऑफ प्लूम्यूल, इमर्जेंस ऑफ रेडिकल या फिर इमर्जेंस ऑफ हाइपोकोटाइल्स। तो यहाँ देखिए जर्म पोर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, पहले समझ लीजिए कि द जर्म पोर्स आर द एपर्चर्स इन द एक्साइन लेयर ऑफ द पॉलन ग्रेन। द पॉलन ग्रेन इज अ थिन वॉल्ड एरिया through which a germ tube or pollen tube emerges on germination. It helps to the formation of the pollen tube and releases the male gamete during fertilization. So यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? Emergence of pollen tube. A option is correct here. Clear? आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which of the following organisms possesses characteristics of both plant and animal? तो पैरामीशियम, माइक्रोप्लाज्मा, यूग्लिना, बैक्टीरिया. तो यहाँ पे सी ऑप्शन होगा बच्चों, यूग्लिना आपका करेक्ट. क्यों होगा? क्योंकि इसको कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में. ये आप यहां से एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं, सिंपल सा है. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ हाई यील्डिंग क्रॉप वैरायटीज रेजिस्टेंट टू वाटर स्ट्रेस डेवलप्ड इन इंडिया? मेज एंड शुगरकेन, जॉर एंड मेज, बाजरा एंड ग्राम या फिर जॉर एंड व्हीट? तो जॉर एंड मेज जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा. याद रखने वाला है, याद रखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, The Ministry of Environment and Forest has initiated which plan to save major river of our country? गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान, दोनों को ही बचा रहे हैं. गंगा को भी बचा रहे हैं, यमुना को भी बचा रहे हैं. फर्मेंटेशन प्लान, नो. बोथ ए एंड बी. डी ऑप्शन होगा, बोथ ए एंड बी, क्योंकि गंगा की भी सेव किया जा रहा है और यमुना की. और इस लॉकडाउन पीरियड ने तो बहुत कुछ सेव कर दिया है हमारी नेचर का. नेक्स्ट है आपका, मैलपिगिन ट्यूब्यूल्स इन पेरिप्लेनाटा अमेरिकाना यानी कॉकरोच आर डैश इन नंबर एंड डैश कलर्ड. तो कितनी होती हैं बच्चों बताइए? 100 to 150 होती है. किस कलर की होती है? येलो कलर की होती है. तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है. एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी है बुक में आपकी 150. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच अमाइनो एसिड प्लेज अ सेंट्रल रोल इन नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म? ऑप्शंस यू आर हैविंग ग्लूटामिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड या फिर एमिनेटेड कीटो एसिड. तो आंसर तो है आपका ग्लूटामिक एसिड. क्यों है ये सुनिए, क्योंकि जो ग्लूटामिक एसिड होता है ये फर्स्ट अमाइनो एसिड होता है टू बी सिंथेसाइज्ड इन नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म बाय द रीएमिनेशन ऑफ अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड फ्रॉम विच 17 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स आर सिंथेसाइज्ड बाय ट्रांसएमिनेशन. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ मेजर लिमिटिंग फैक्टर ऑफ फोटोसिंथेसिस इन C3 प्लांट्स इज? CO2, टेम्परेचर, लाइट, वाटर. CO2 होता है बच्चों, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, which one of the following is incorrectly matched? Ribozyme, 23S RNA, LAC-A, permease, ESTs, satellite DNA and chromosome 12968 genes. तो यहाँ LAC-A जो होता है वो permease नहीं करता है, LAC-Y करता है बल्कि. और जो LAC-A होता है वो आपको किस एंजाइम को इनकोड करता है बच्चों? That is trans acetylase. Clear? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. Select the incorrect information given about the disease commonly caused by these fungal genera Microsporum, Trichophyton and Epidermophyton. तो ये तो याद होने वाला क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए कि किन से होता है. तो यहाँ पे क्या चीज पूछ रहा है आपसे? Select the incorrect information about the disease commonly. फंगल वाले से आपको मतलब किन कंडीशंस में डिजीज जो हैं वो होती हैं, ये आपको अगर पता है तो आप इनकरेक्ट स्टेटमेंट इनमें से कौन सी है इन्फॉर्मेशन वो आप फाइंड आउट कर लेंगे. तो कॉमन सिम्टम्स, अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केली इची लेसन्स एंड वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, सही है ये तो. फेवरेबल कंडीशन फॉर डिजीज इन विंटर एंड ड्राई कंडीशन, क्या ऐसा है इसकी फेवरेबल कंडीशन जो है वो आपकी जो फेवरेबल कंडीशन जो है इसकी वो विंटर में होती है या फिर ड्राई कंडीशन में होती है? ऐसा है क्या? नहीं है ना, ऐसा नहीं होता, बल्कि इन कंडीशंस में तो ये बल्कि होते ही नहीं है इन्फेक्शन. सी है आपका, कॉमन एरियाज इन्वॉल्व स्किन फोल्ड्स, नेल, स्कैल्प, ग्रोइन एंड बिटवीन द टोज. तो यहाँ पे तो होते हैं क्योंकि जिन जगहों पे थोड़ा पसीना आने के, जहाँ पे स्वेटिंग के चांसेस जिसे कहते हैं वो ज्यादा होते हैं, तो वहीं पे ये ज्यादा होते हैं. फिर मोड ऑफ इन्फेक्शन कैसा है? फ्रॉम सॉइल और बाय यूजिंग टॉवल, क्लोथ्स और इवन द कॉम्ब ऑफ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स. यस, अगर आप उनके यूज किए हुए कपड़े या सॉइल के थ्रू भी ऐसा हो जाता है. आप उनकी इस्तेमाल की हुई चीज जो इन्फेक्टेड पर्सन इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप उनको यूज करेंगे तो आप में होने के चांसेस होते हैं. तो उस हिसाब से आपका जो इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन है वो आपकी बी ही होगी यहाँ पे, कि सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स हैव एन एसोसिएशन विद द राइजोबियम? लेग्यूमिनस प्लांट जो होंगे उनका ही एसोसिएशन होगा राइजोबियम के साथ में. तो स्वीट पी होगा, लेंटिल्स होगा, गार्डन पी होगा, अल्फा अल्फा भी होगा, एलनस नहीं है, लेग्यूमिनस
एंड फ्रैंकिया भी नहीं है, सोयाबीन एंड क्लोवर बीन्स होगा। तो इनमें से कितने हैं ऐसे जिनका है राइजोबियम के साथ में? 1 2 3 4 5 6, तो 6 आपका क्या है? करेक्ट आंसर है। क्लियर? अब ये आपको याद रखना होगा कि कौन से लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं, उनके एग्जाम्पल्स सारे आपको पता होने चाहिए, खासकर जो एक्सेप्शंस वाले हों वो आप जरूर याद रखिए। सेलेक्ट द सेट ऑफ इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द वंस गिवन बिलो। एंड प्लाज्मा इज अ स्ट्रॉ कलर्ड एंड विस्कस इन नेचर। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए, प्लाज्मा इज स्ट्रॉ कलर्ड एंड विस्कस इन नेचर एंड eosinophils are 2-3% of total WBC and lymphocytes are the second most abundant granulocyte। क्या ऐसा है? lymphocyte जो होती हैं वो second most abundant 20 to 25%, जिसे कहते हैं white blood cells, and the most abundant granulocyte in the blood, the most abundant WBCs are the neutrophils। और कितनी होती हैं बच्चों? 60 to 65% होती हैं, और जो कि ग्रेनुलोसाइट्स होती हैं। क्लियर? तो ये वाला ऑप्शन आपका सी वाला कैसा है? इनकरेक्ट हो गया। स्ट्रोक वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ ब्लड दैट ईच वेंट्रिकल पंप्स ड्यूरिंग 1 मिनट। क्या ये सही है आपका? ये स्ट्रोक पे क्वेश्चन और आ चुका है आपका पिछले पेपर्स में। सो ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल क्या होता है कि ईच वेंट्रिकल पंप करता है अप्रोक्सीमेटली कितना? 70 ml ऑफ ब्लड, और दिस इज कॉल्ड एज द स्ट्रोक और बीट वॉल्यूम। और ईच कार्डियक साइकिल हैज अ ड्यूरेशन हमारी कितनी होती है कार्डियक साइकिल की? 0.8 सेकेंड होती है। तो उस हिसाब से आपका ये भी नहीं सही है। तो यहाँ पे 1 मिनट कह रहा था पहली चीज तो, और स्ट्रोक वॉल्यूम की जो बात कर रहा था वो भी नहीं सही था। तो यहाँ पे आपका जो बी ऑप्शन होगा बच्चों, दैट इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, Which of the following is not true? Virus-free plants can be produced by meristem culture. Soma-clonal variations may be present in plants produced by callus. Soma-clonal variations are caused due to recombination during meiosis, and cellular totipotency was first demonstrated by F.C. Stewart. तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि सोमा क्लोनल वेरिएशन क्या होता है। दैट इज एक्चुअली वेरिएशन इज डिफाइंड एज जेनेटिक वेरिएशन observed among the progeny of plants regenerated from somatic cells cultured in vitro। यानी कि जो प्लांट टिश्यू कल्चर्स के थ्रू हो रहा है जनरेशन, तो दैट इज सोमा क्लोनल वेरिएशन। क्लियर? तो यहाँ पे जो आपका देखिए सी पॉइंट कह रहा है कि सोमा क्लोनल वेरिएशन आर कॉज ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन ड्यूरिंग मियोसिस। तो ये पॉइंट बच्चों यहाँ पे गलत होगा, यानी कि ये ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा, क्योंकि ये नॉट ट्रू है। क्योंकि कैलस तो बनता है पीटीसी में, वायरस फ्री प्लांट भी जो होते हैं वो भी आपके लैब में इनविट्रो डेवलप किए जाते हैं, और सेलुलर टोटिपोटेंसी वाला भी ये सही है। तो इसलिए आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ दीज इकोसिस्टम हैज द लोएस्ट नेट प्राइमरी प्रोडक्शन पर स्क्वायर मीटर? कोरल रीफ, एन ओपन सी, अ ग्रासलैंड या फिर अ मार्शी एरिया? तो देखिए प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज टर्म्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब द रेट एट विच प्लांट्स एंड अदर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स produce organic compounds in an ecosystem. The biomes with the lowest level of primary productivity include deserts, the tundra and the open oceans and the lake and the streams and the biome. तो यहाँ पे आपसे lowest net primary productivity पूछ रहा है पर स्क्वायर मीटर में। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन है बच्चों, that is the B option is correct here। इस पैराग्राफ से भी आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए इसको अच्छे से समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, Which of the following set of hormones are supposed to have intracellular receptor? Estrogen, testosterone, aldosterone, thyroxine, insulin, glucagon, epinephrine, cortisol, ADH, oxytocin, glucagon या फिर इंसुलिन? तो यहाँ पे जो है हार्मोन्स जो बाइंड करते हैं स्पेसिफिक हार्मोन रिसेप्टर्स में, जो मेनली दो टाइप्स के होते हैं। कौन से दो टाइप के होते हैं बच्चों? एक तो होते हैं जो कि मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स होते हैं, जिनमें दैट इज मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स, ठीक है। और जो दूसरा टाइप होता है बच्चों, दैट इज द इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर। ओके, सो उस हिसाब से आपका जो यहाँ पे हार्मोन्स होंगे वो आपके होंगे ए वाला ऑप्शन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है बच्चों, इन लाइट रिएक्शन फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी द साइट इज साइटोप्लाज्म, स्ट्रोमल साइड ऑफ थाइलेकोइड मेम्ब्रेन, ल्यूमेन साइड ऑफ थाइलेकोइड मेम्ब्रेन, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। तो यहाँ पे आपका जो होगा थाइलेकोइड तो है, लेकिन उसमें कौन सा साइड होता है बच्चों? स्ट्रोमल साइड होता है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका,
Archaebacteria can survive better than other bacteria in unfavorable conditions because of their food, mesosomes, cell wall and plasmids. अनफेवरेबल कंडीशन में सरवाइव करने की बात कर रहा है तो डेफिनेटली उसकी कवरिंग की ही बात कर रहा होगा, क्योंकि अगर कवरिंग सही होगी और वो उसको प्रोटेक्ट कर पा रही होगी तो ही वो अनफेवरेबल कंडीशन में सरवाइव कर पाएगा। बाकी अगर उस कंडीशन में उसको खाना भी मिल रहा है और उसमें प्रॉपर डिवीजन की भी क्षमता है या फिर कैपेसिटी है जिसे कहते हैं, तो वो उस कंडीशन में कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब उसकी कवरिंग ही नहीं उसको प्रोटेक्ट करेगी तो क्या ऐसा कुछ हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो उस हिसाब से आप देखिए, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। सेल वॉल का स्ट्रक्चर ये देखिए, याद रखिएगा इसको, मेथानोकॉन्ड्रोटिन, एस लेयर, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, ये आर्कीबैक्टीरिया की सेल वॉल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एलिमेंट which prevents bursting of the pollen tube and helps in pollen germination is potassium, boron, Fe and H2O। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो बी है दैट इज बोरॉन, ये करेक्ट होगा क्योंकि बोरॉन हैज अ रेगुलेटरी रोल इन pollen germination and pollen tube growth, ये उसको रेगुलेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड ट्रांसक्राइब, क्या ट्रांसक्राइब करता है? 20S sRNA, HNRNA, 5.8 sRNA एंड 5S RNA, rRNA। तो यहाँ आपका करेक्ट ऑप्शन है बच्चों दैट इज द 5S rRNA। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, नोटोकॉर्ड इज फाउंड इन ऑल कॉर्डेट्स, pharynx is perforated by gill slits in non-chordates, heart is dorsal in bird and both A and C are correct। तो आप बताइए मुझे कौन सा सही हो सकता है इसमें बच्चों? नोटोकॉर्ड सारे कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होती है ना, तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन क्या होगा? वो करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, विच सेट ऑफ एग्जाम्पल्स बिलोंग टू द सेम फाइलम। कुछ क्वेश्चंस बच्चों ऐसे आ रहे हैं जो अभी हम लोग कर रहे हैं, सॉल्व कर चुके हैं, जो आगे भी आ सकते हैं, जो डायरेक्टली आंसर्स आने वाले, अगर आपने पढ़ा हुआ है और आपको याद है वो चीज तो वो आ रहे हैं, एक्सप्लेनेशन की ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं रही है। अगर सीधी डायरेक्ट उठ करके घुमा फिरा की चीजें कुछ भी नहीं आई है कि आप उनको एक्सप्लेन करें या समझाएं, इसमें डायरेक्ट अगर आपने उस चीज को अच्छे से पढ़ा हुआ है पर्टिकुलर टॉपिक को, तो डायरेक्टली क्वेश्चन आपको मिल रहा है वहां से। Which set of examples belong to the same phylum? Sepia and Laccifer, Corallium and Leucosolenia, Anticyclostoma and Enterobius and Balanoglossus and Corvus। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों दैट इज द Encyclostoma and Enterobius। ये एक ही फाइलम को बिलोंग करते हैं और ये आप कह सकते हैं कि किस जीनस के होते हैं? ये राउंड वर्म जीनस के होते हैं, जो इसमें मेनली कौन सी स्पीशीज होती हैं? आपकी हुक वर्म्स की होती हैं स्पीशीज। ठीक है, so they are known to be parasitic in nature, okay, and Enterobius is commonly known as the pinworm due to the long pointed tail of the females। किस नाम से जाना जाता है इसको? pinworm के नाम से भी पूछ सकता है। okay, so यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57, the entire collection of plant seed having all the diverse alleles of all genes in given crop is gene pool, germplasm, genome, genotype। जीनोटाइप तो जो आपने पढ़ा होगा, मेंडल्स के लॉज पढ़े होंगे तो वहां पे आपने देख लिया होगा जीनोटाइप क्या होता है, टॉल, शॉर्ट। ठीक है, तो ये जो होते हैं इनके एलील्स शो कर रहे होते हैं, तो दैट इज एक्चुअली जीनोटाइप। जीनोम हो गया, उसकी कंप्लीट स्पीशीज के बारे में बात कर रहा है, किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है ना, तो उसकी बात कर रहा है, तो वहां पे आपका आ जाएगा क्या? जीनोम। लेकिन जीन पूल क्या होता है? द जीन पूल इज द सेट ऑफ ऑल जीन्स और जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन एनी पॉपुलेशन, इन एनी पॉपुलेशन यूजुअली ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज। ठीक है, तो वो जीन पूल हो गया। और जो जर्म प्लाज्म होता है बच्चों, दैट इज एक्चुअली द एंटायर कलेक्शन ऑफ हैविंग ऑल डाइवर्स एलील्स एंड ऑल जीन्स इन अ गिवन क्रॉप। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एन इंडिविजुअल विद डाउन सिंड्रोम्स हैव डैश कॉपीज ऑफ 21 क्रोमोसोम। ट्राइसोमी होती है ना बच्चों, पता होगा आप लोगों को, याद कर लीजिएगा अगर नहीं याद किया होगा आप लोगों ने इन डिजीजेस को, कौन से क्रोमोसोम पे क्या होता है और किसके कहाँ पे ट्राइसोमी होती है, कहाँ मोनोसोमी है, तो वो चीजें आप याद रखिएगा क्योंकि इन पे क्वेश्चंस अक्सर आते हैं। तो ट्राइसोमी वाला यानी कि 3, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है बच्चों, Radial symmetry is found in larva of echinodermates, most of sponges, mollusca and none of the above। तो लार्वा ऑफ इकाइनोडर्मेस जो होते हैं, इकाइनोडर्म्स में होती है रेडियल सिमेट्री, लेकिन जो इसका लार्वा होता है उसमें नहीं होती है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है इस चीज को, ये नहीं कि आपने सीधे इकाइनोडर्मेट्स देखा और आंसर लगा दिया, तो गलत हो जाएगा वो।
यहाँ पे आपका जो लार्वा ऑफ इकाइनोडर्मिड्स है इनमें रेडियल सिमेट्री, तो यहाँ पे आपका रेडियल सिमेट्री यानी कि किसमें प्रेजेंट है, किसी में भी नहीं होगी, तो नन ऑफ द अबव आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सिलिएटेड एपिथेलिया इज फाउंड इन इलियम एंड ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स एंड आइसोफेगस, फैलोपियन ट्यूब्स एंड ब्रोंक्यूल्स, फैलोपियन ट्यूब्स एंड इलियम। तो बी ऑप्शन नहीं, सी ऑप्शन आपका जो होगा फैलोपियन ट्यूब एंड ब्रोंक्यूल्स आपका करेक्ट होगा। क्लियर। नेक्स्ट आपका क्या है क्वेश्चन, द कनेक्टिव टिश्यू विच कनेक्ट्स बोन टू मसल्स आर कॉल्ड टेंडन्स, लिगामेंट्स, कार्टिलेज, बोन्स। पहले ऑप्शन देखिए, टेंडन्स करेक्ट होगा। आप डायग्राम देखिए और याद कर लीजिए हमेशा के लिए। देखिए ये आपकी बोन्स है और ये लिगामेंट्स है, ये टेंडन है, वो कैसे मसल्स को बोन से कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, दीज आर द टेंडन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्रोटीन दैट इज इन्फेक्शियस टू द लिविंग सेल्स आर टर्म्ड एज प्लाज्मिड, फेजेस, प्रियॉन्स या फिर प्रोफेज। तो यहाँ जो आपका करेक्ट ऑप्शन है बच्चों, दैट इज द प्रियॉन्स, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, क्योंकि दैट इज द टाइप ऑफ प्रोटीन that can trigger normal proteins in the brain to fold abnormally। ठीक है, उसकी फोल्डिंग को अफेक्ट करता है ये। क्लियर। और ये दोनों में ही हो सकती है डिजीजेस से, ह्यूमंस भी इन्फेक्ट हो सकते हैं और एनिमल्स भी इन्फेक्ट हो सकते हैं। समटाइम्स जो है ह्यूमंस में इन्फेक्शन कैसे होता है, मीट प्रोडक्ट्स के थ्रू होता है इसका। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सेल्ड आफ्टर फोर्सफुल इनहेलेशन इज टर्म्ड एज वाइटल कैपेसिटी कहते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों आपका, नेक्स्ट है हमारा 64 नंबर क्वेश्चन नंबर, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम गैमेटोफाइट विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट इज नोन एज एपोस्पोरी, एपोगैमी, एपोमिक्सिस या एपोस्पोरोगैमी। तो यहाँ करेक्ट आंसर तो जो है बच्चों आपका एपोगैमी है, जिनको डेफिनेशन याद होगी। दो डेफिनेशन इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एपोमिक्सिस में तो आपका एसेक्सुअल जहां पे आएगा वर्ड वहां पे आपका एपोमिक्सिस आ जाता है। तो यहाँ पे आपका एपोस्पोरी की क्या डेफिनेशन होती है वो देख लीजिए कि एपोस्पोरी इज द डेवलपमेंट ऑफ टू एंड गैमेटोफाइट्स विदाउट मियोसिस एंड स्पोर्स फ्रॉम वेजिटेटिव और नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट। और एपोगैमी जो होता है उसमें बच्चों आपका रिप्रोडक्शन का वो टाइप होता है जिसमें कि सम जैसे किसमें होता है, फर्न्स में होता है, इन विच द स्पोरोफाइट डेवलप्स फ्रॉम द गैमेटोफाइट विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। क्लियर। सो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, microtubules are cylindrical structures having alpha and beta tubulin proteins. They are the constituents of which one of the following groups? Nucleolus, nucleoid, nuclear membrane, centrosome, spindle fibers, flagella, cilia, mitochondria, lysosome, chloroplast, Golgi apparatus, chromosome, chromatid, chromatin। तो यहाँ बी ऑप्शन देखिए, आपको समझ आ गया होगा ऑप्शन पढ़ने में ही कि बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, which of the following is the polymer of nucleotide? न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर कह रहा है, तो प्रोटीन, लिपिड, डीएनए, कार्बोहाइड्रेट, डीएनए होगा बच्चों यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या है आपका, विच टाइप ऑफ टीथ इज एब्सेंट इन चाइल्ड्स डेंटिशन? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। तो प्रीमोलर जो होते हैं बच्चों ये एब्सेंट होते हैं। बाकी दोनों का फॉर्मूला भी देख लीजिए आप, डेंटाइन में एडल्ट का देख लीजिए 2123 होता है, एंड जो चाइल्ड का होता है वो उसमें 20 मिल्क टीथ होते हैं तो उसका 2102 होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, 68, in root nodules of leguminous plant the function of leg hemoglobin during biological nitrogen fixation is convert N2 to NH3, convert NH3 to nitrite, transport oxygen for nitrogenase activity and protect nitrogenase from oxygen। तो यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन है बच्चों दैट इज करेक्ट होगा कि प्रोटेक्ट नाइट्रोजनेस फ्रॉम ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, एनपीपी यानी कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, कई क्वेश्चंस आते हैं इससे, इज हाईएस्ट इन ट्रॉपिकल रीजन, पोलर रीजन, हाई एल्टीट्यूड या फिर डीप ओशियन। तो ट्रॉपिकल रीजन जो होता है इसमें सबसे हाईएस्ट होता है। मेरे पास एक चार्ट था, मैंने इसमें ऐड नहीं किया है, बट मैं आगे कभी अगर आता है क्वेश्चन तो मैं आपको ऐड करके वो चार्ट दिखाऊंगी और उसमें हर एक की प्रोडक्टिविटी क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टी वेव इन एन ईसीजी रिप्रेजेंट्स एट्रियल रिपोलराइजेशन, एट्रियल डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। सी ऑप्शन जो होगा बच्चों आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। और थोड़ा सा इसका यहाँ पे आप देख सकते हैं और भी पॉइंट्स मैंने टी वेव्स के जो हैं वो दे दिए हैं। रिप्रेजेंट्स वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड प्रेजेंट ड्यूरिंग बिगिनिंग ऑफ टी वेव, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड एट पीक, यूजुअली 0.5 mm और मोर इन हाइट, स्लाइटली राउंडेड। ओके, नेक्स्ट आपका क्या है, विच हार्मोन इज अ पोटेंट हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन? इंसुलिन, ग्लूकागोन, पार्थार्मोन,
एंड कैल्सिटोनिन। तो पैराथॉर्मोन भी नहीं होगा, कैल्सिटोनिन भी नहीं होगा, ग्लूकागोन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ये एक पेप्टाइड हार्मोन है, हमने कल पढ़ा था ना, यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सा पेप्टाइड हार्मोन है। ये एक पेप्टाइड हार्मोन होता है और ये इसका काम क्या होता है, मेंटेन करना नॉर्मल ब्लड में ग्लूकोज लेवल को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग रेट्रोवायरस। RNA virus that can synthesize DNA during infection, a DNA virus that can synthesize RNA during infection, a single stranded DNA virus, a double stranded DNA virus। तो यहाँ पे आपका जो ए ऑप्शन है बच्चों दैट इज करेक्ट, एंड RNA virus that can synthesize DNA during infection। नेक्स्ट है सॉरी यहाँ पे आप पहले थोड़ा वो भी एक्सप्लेनेशन भी मैंने दिया हुआ है, तो वो भी आप देख लीजिए। रेट्रोवायरसेस आर द वायरसेस दैट आर एबल टू रिवर्स ट्रांसक्राइब देयर RNA जीनोम इनटू DNA which is then integrated into a host genome। okay, next question आप देखिए क्या है आपका, which of the following will not occur during conversion of secondary follicle into tertiary follicle, development of antrum and completion of meiosis second and differentiation of theca and enlargement in size। तो यहाँ पे आपका meiosis वाला पॉइंट जो है वो सही नहीं है बच्चों, क्योंकि ये नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन क्या होगा, that is correct here। next question है आपका, which of the set of two hormones is having different sources, GnRH and somatostatin, prolactin and thyroid stimulating hormone, oxytocin and vasopressin and calcitonin and parathormone। याद रहने वाली चीज है, ये आपको याद होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है बच्चों डी ऑप्शन, दैट इज द कैल्सिटोनिन एंड पैराथॉर्मोन। बाकी जो GnRH एंड सोमेटोस्टेटिन इज के सोर्स कहाँ है, वो है आपका हाइपोथैलेमस। प्रोलैक्टिन एंड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का एंटीरियर पिट्यूटरी हो गया, और ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन का जो है वो आपका क्या है, सिंथेसाइज्ड इन हाइपोथैलेमस एंड सेक्रेटेड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी। बाकी जो कैल्सिटोनिन है, ये क्वेश्चन आया था, आपको शायद याद हो, एक टेबल वाला क्वेश्चन आया हुआ है, उसमें कैल्सिटोनिन हमने सेलेक्ट किया था थायराइड ग्लैंड के लिए, ठीक है। तो इसलिए तो थायराइड ग्लैंड से हो गया, और पैराथॉर्मोन जो होता है वो आपका पैराथायराइड ग्लैंड से होगा। क्लियर। सो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if a genetic disease is transferred from a phenotypically normal but carrier female to only some of its male progeny, the disease is autosomal dominant, autosomal recessive, sex linked dominant, sex linked recessive। तो यहाँ पे जो आपका बच्चों करेक्ट ऑप्शन होगा that is a sex linked recessive type। clear। next question है, who has drawn the same conclusion on evolution like Charles Darwin। ये भी नेम याद रखने वाला है। ए ऑप्शन है आपका एल्फ्रेड आर वॉलेस, ह्यूगो डिवरीज एंड हार्डी एस विनबर्ग एंड डी लेमार्क। तो यहाँ आपका जो करेक्ट ऑप्शन है बच्चों दैट इज एल्फ्रेड आर वेलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रूट कैम्बियम इज प्राइमरी मेरिस्टम, सेकेंडरी मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम या फिर एपिकल मेरिस्टम। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है यहाँ पे बच्चों, दैट इज अ सेकेंडरी मेरिस्टम, क्योंकि कैम्बियम है ना रूट कैम्बियम, तो दैट इज अ सेकेंडरी मेरिस्टम। नेक्स्ट है आपका 79 क्वेश्चन नंबर, एनाबिना लिव्स सिम्बायोटिकली विद एजोला, एजोटोबैक्टर इज अ फ्री लिविंग एंटोफिक्सर इन द सॉइल, व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज करेक्ट, ओनली वन, ओनली सेकंड, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड एंड नीदर फर्स्ट और नीदर सेकंड। एनाबिला जो होता है वो लिव सिम्बायोटिकली विद एजोला रहता है, एंड एजोटोबैक्टर इज फ्री लिविंग एंटोफिक्सर इन द सॉइल। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर, यहाँ पे क्या है, बोथ स्टेटमेंट आपके जो है करेक्ट है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म डज नॉट इवॉल्व ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया ही यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों, नाम से याद रखिएगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस जो है वो के दौरान ऑक्सीजन इवॉल्व ये नहीं करता है। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन इससे हमेशा मिलता है, कई बार एग्जाम्स में मुझे मेडिकल एग्जाम्स के पेपर्स में दिखाई दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है बाकी ऑप्शन कोई भी नहीं होंगे, सीधे बी ऑप्शन आपका जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफेक्ट ऑन द जेनेटिक ड्रिफ्ट इज मिनिमाइज्ड इफ पॉपुलेशन इज लार्ज, इमिग्रेटिंग इंडिविजुअल्स आर लार्ज इन नंबर, इमिग्रेशन अकर्स फ्रिक्वेंटली एंड लार्ज सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन डाइज। तो यहाँ पे जो है आपका जेनेटिक डिफरेंस जो है, इफेक्ट ऑन द जेनेटिक ड्रिफ्ट इज मिनिमाइज्ड इफ पॉपुलेशन कब होगा, अगर पॉपुलेशन में जेनेटिक ड्रिफ्ट एक्चुअल में क्या है, वो ऑल ऑफ सडन जो है ना आपकी फ्रीक्वेंसी जो जीन की है वो बाई चांस अगर चेंज हो जाए, तो दैट इज एक्चुअली द जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो इसका इफेक्ट कब कम से कम होगा, अगर पॉपुलेशन बहुत बड़ी है और उसमें अगर ऐसा हो रहा है तो क्या वो विजिबल होगा, नहीं हो पाएगा ना उतना ज्यादा। तो अगर पॉपुलेशन लार्ज है तो ऐसा आपका यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए।
बाकी ऑप्शन जो है इमिग्रेटिंग इंडिविजुअल्स आर लार्ज इन नंबर, इसका रिलेशन ही नहीं आ रहा है। इमिग्रेशन अकर्स फ्रीक्वेंटली एंड लार्ज, नहीं, इनका भी नहीं आ रहा है, तो ए ऑप्शन जो है वो आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। 82 नंबर है आपका क्वेश्चन, अ लेक विद एन इनफ्लो ऑफ डोमेस्टिक सीवेज रिच इन ऑर्गेनिक वेस्ट में रिजल्ट इन, कितने क्वेश्चंस आएंगे सीवेज वाले से। ड्राइंग ऑफ द लेक वेरी सून टू एल्गल ब्लूम, एन इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ फिश ड्यू टू अ लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, डेथ ऑफ फिश ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड इंक्रीज पॉपुलेशन ऑफ एक्वेटिक फूड वेब ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ कह रहा है लेक विद इन एन इनफ्लो ऑफ डोमेस्टिक सीवेज रिच इन ऑर्गेनिक वेस्ट में रिजल्ट इन, ऑब्वियसली जब ऑक्सीजन की लैक होगी तभी तो जाकर के क्या होगा, फिशेस की डेथ हो जाएगी। तो यहाँ पे उस हिसाब से सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। बच्चों अगर आप लोगों की वीडियो हेल्प कर रहे हैं आप लोगों के एग्जाम के लिए तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा और मुझसे अपने एक्सपीरियंस को शेयर जरूर करिएगा कि आपको कैसा लगा, ताकि अगर कोई इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड हो तो मैं उसे कर सकूं। और जो बच्चे नए हैं मेरे चैनल पे और उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। और दूसरी चीज ये है कि मैंने एनसीईआरटी का लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन भी मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, क्योंकि आपका जो नीट एग्जाम है उसमें आपकी एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि इस बार जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो 20 to 30% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो एनसीईआरटी से लेवल काफी अप होता है, लेकिन एनसीईआरटी का बेस अगर आपका सारा क्लियर है तो आपको आई थिंक कोई नहीं रोक सकता सिलेक्शन से। तो अगर आपको एनसीईआरटी का लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन देखना है तो आप वो भी जाकर के मेरे चैनल पे देख सकते हैं, मैंने अलग उसकी एक प्लेलिस्ट बना रखी है। ओके, सो 83 नंबर क्वेश्चन पे है हम लोग, कॉर्क कैम्बियम रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉर्क बिकम्स इम्परमिएबल टू वाटर ड्यू थ्रू द एक्यूमुलेशन ऑफ, किसका एक्यूमुलेशन होता है, रेजिन, सुबेरिन, लिग्निन्स एंड टैनिन्स। याद रखने वाली चीज है, जिन्होंने पढ़ा होगा उनको याद होगा, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, दैट इज द सुबेरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ पोटेशियम आयंस इन गार्ड सेल्स, वाटर पोटेंशियल इंक्रीजेस, वाटर पोटेंशियल डिक्रीजेस एंड लॉस ऑफ टर्जिडिटी एंड सोल्यूट पोटेंशियल इंक्रीजेस। ठीक है, तो यहाँ आपका जो है बी ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों, दैट इज द वाटर पोटेंशियल डिक्रीजेस। जब आपने इसकी प्रोसेस पढ़ी होगी तब उस टाइम पे आपने ये चीज पढ़ी होगी, और जिन्होंने नहीं पढ़ी होगी वो जाकर के इस चीज को पढ़ें, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पोर्शन में से है। नेक्स्ट 85 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ होमोलोगस ऑर्गन्स शोइंग डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, थॉर्न्स ऑफ बोगनवेलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा, फोर लिम्स ऑफ हॉर्स एंड विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स, आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड आईज ऑफ ह्यूमंस, फ्लिपर्स ऑफ व्हेल्स एंड फ्लिपर्स ऑफ डॉल्फिन्स। पहले तो देख लीजिए कि क्या होता है होमोलोगस ऑर्गन्स में डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन में पहले बता देती हूँ कि ए ऑप्शन यहाँ पे आपका बच्चों करेक्ट होगा। बाकी ये देखिए एक्सप्लेनेशन, होमोलोगस ऑर्गन्स आर अडैप्टेड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस एंड हैव डिफरेंट अपीयरेंस बट शेयर कॉमन बेसिक स्ट्रक्चर, प्लान एंड ओरिजिन, and homologous organs exhibit divergent evolution, that is evolution of organism in different direction from common ancestry. Thorns of bougainvillea and tendrils of cucurbita are modified branches, ठीक, present on axil of leaves. Tendrils help the plant, ये तो पता होगा आपको, and thorn का क्या काम है ये भी आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 86, in myasthenia gravis antibodies are formed against cholinergic receptors on motor neurons, cholinergic receptors on motor end plate, acetylcholine and androgenic receptors। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन बच्चों करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सोमा क्लोनल वेरिएशन, एक और अभी सोमा क्लोनल पे हम लोगों ने पढ़ा था। सोमा क्लोनल वेरिएशन अकर्स ड्यूरिंग एप्लीकेशन ऑफ कॉल्चिसिन, इररेडिएशन विद गामा रेज एंड टिश्यू कल्चर या फिर हाइब्रिडाइजेशन। मैंने आपको बताया था पीटीसी में होता है यानी कि प्लांट टिश्यू कल्चर, तो दैट इज द टिश्यू कल्चर इज करेक्ट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 88, अ कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय 5 एलील्स, हाउ मेनी जीनोटाइप्स आर पॉसिबल फॉर दिस कैरेक्टर। सिंपल टेक्निक होती है, 5 एलील्स कह रहा है ना तो इसको 5 टाइम्स ऐड कर दीजिए। 5 टाइम्स ऐड करना है तो इसके लिए पहले ये चीज आप देखिए कि द नंबर ऑफ जीनोटाइप पॉसिबल इज द सम ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 1 to n, और n क्या है आपका, नंबर ऑफ गिवन एलील, यानी कि अगर n इज इक्वल्स टू आपको दे रखा है 5 तो आप कैसे ऐड करेंगे, 1 सम ऑफ इंटीजर कह रहा है ना तो 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 ऐड कर दीजिए, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 6 प्लस 4 10 एंड प्लस 5 तो कितना आ गया 15। यहाँ करेक्ट आंसर क्या है आपका 15 ए ऑप्शन। अगर n इज इक्वल्स टू कुछ और दे रखा होता, 6 दे रखा होता, 7 दे रखा होता तो आप उस हिसाब से कर देते 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 हो जाता, 6 के लिए 7 होता तो प्लस 7 आ जाता, ठीक है। तो इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, सिंपल मेथड है और ये आपका 15 आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89,
सेकंड लास्ट क्वेश्चन, द सिम्टम्स ऑफ एलर्जी कैन बी रिड्यूस्ड बाय एंटीहिस्टामिन। कल एलर्जी किससे होती है ये पढ़ा था, आज हम पढ़ रहे हैं कि एंटी एलर्जी, ठीक है। तो एंटीहिस्टामिन, एड्रेनालिन, स्टेरॉइड्स एंड ऑल ऑफ दीज। तो एंटीहिस्टामिन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा क्योंकि कल हिस्टामिन था आपका, उसमें करेक्ट ऑप्शन। हाँ, लास्ट क्वेश्चन में आ गए हम लोग। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसेसिव एलील इज 0.4, व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल्स विद डोमिनेंट फिनोटाइप इन पॉपुलेशन। तो यहाँ पे देखिए, पहली चीज तो आपको थोड़ी सी मैंने यहाँ पे बता दिया है ताकि मुझे लिखना कम पड़े। अकॉर्डिंग टू द हार्डी-वेनबर्ग लॉ, यहाँ पे आपके पास उन्होंने फॉर्मूला दिया था, वैल्यू जो आपको दे रखी है बच्चों, डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी क्या है आपके पास में, डोमिनेंट वाला एलील उसकी फ्रीक्वेंसी है P, ठीक है। जो रेसेसिव एलील है आपका उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, Q है, ठीक है। अब डोमिनेंट जो आपके होमोजाइगस होंगे उनकी क्या हो जाएगी, P² हो जाएगी, और जो रेसेसिव आपके होमोजाइगस हो जाएंगे यानी कि ये, इनकी क्या हो जाएगी, Q² हो जाएगी। और जो आपके हेट्रोजाइगोट हो जाएंगे 2pq, तो उनकी 2pq हो जाएगी, ठीक है। यानी कि ए जो आपके आएंगे उनकी क्या हो जाएगी, 2pq हो जाएगी। क्लियर। अब हमारे पास में वैल्यू किसकी उन्होंने दे रखी है बच्चों, दे रखी है उन्होंने वैल्यू 0.4 रेसेसिव एलील की दे रखी है 0.4। ओके, अब आप इससे यहाँ पे देखिए 0.4 दे रखी है, तो आप p प्लस क्यू इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है ना। तो p प्लस क्यू इक्वल्स टू 1 है, तो यहाँ पे आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं 1 माइनस 0.4, तो q के p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.6 आ जाएगी। ओके, फिर अब इसके बाद में वो आपसे क्या कह रहा है, डोमिनेंट फिनोटाइप्स की। तो यानी कि यहाँ पे जो होगा, जो आपका हेट्रोजाइगोट है वहां पे ये p ही तो मेन एक्सप्रेस हो रहा होगा फिनोटिपिकली, जीनोटिपिकल की बात नहीं कर रहे हैं, फिनोटिपिकली की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे p ही तो एक्सप्रेस हो रहा होगा, तो डोमिनेंट फिनोटाइप में तो यही आएगा। तो यानी कि आपको इसकी भी बतानी है और प्लस इसकी भी बतानी है। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए आपकी पहले 2pq की क्या हो जाएगी, तो 2pq प्लस p², ये होगी ना आपकी डोमिनेंट वाले की, डोमिनेंट फिनोटाइप की फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे आपका देखिए क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ विद द डोमिनेंट फिनोटाइप, हाँ फ्रीक्वेंसी आपकी फिर क्या हो जाएगी, तो p² पहले आप देखिए क्या हो जाएगा, 0.6 इंटू 0.6, ये तो p² हो गया, प्लस 2pq, तो 2 इंटू p की क्या थी 0.6 थी, इंटू और q की क्या थी 0.4 थी, तो 6 6 36 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगी 0.36 प्लस, और यहाँ पे हो जाएगी आपकी 6 4 24, तो यहाँ 0.24 इंटू 2, तो यहाँ 0.48 हो जाएगी। और जब इन दोनों को ऐड करेंगे हम तो हमारी क्या आ जाएगी बच्चों, 0.84 आ जाएगी। ओके, तो 0.84 यहाँ पे देखिए आपका सी ऑप्शन दे रखा है, ये करेक्ट है। और इसी के साथ में हमारे पूरे 90 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन। बाय बाय फॉर दिस टाइम। जस्ट स्टे ट्यून्ड विद बायोमेनिया एंड एंजॉय द नॉलेज।